Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu, PIB, and Indian Express for 14th of September 2021. आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर 2021 का। तो हम हिंदू, PIB और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस कंटेंट एंड वी ऑल वी वांट इज द कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स, है ना। सो आई विश दैट यू विल बी डूइंग दैट। कल मैंने 1000 लाइक्स का जो टारगेट रखा था वो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। 960-70 तक मैंने देखा था, 940-50 देखा था मैंने। बट टुडे आई वांट एवरीवन टू डू दैट एंड वन पर्सन वन लाइक का कंसेप्ट रहेगा। प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले आज के सवाल, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट वेटेज इनमें से किसका है? ए इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बी पेट्रोलियम रिफाइनरी, सी स्टील प्रोडक्शन या डी क्रूड ऑयल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is consider the following statements regarding the International Energy Agency. International Energy Agency के regarding statements दिए हैं, आपको बताना कौन सा statement सही है। पहला statement कह रहा है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज द एनुअल पब्लिकेशन ऑफ IEA। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कैंडिडेट कंट्री फॉर आईईए मेंबरशिप मस्ट ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ OECD। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर फ्रोजन रिवर ट्रैक इन इंडिया। फ्रोजन रिवर ट्रैक के लिए कौन सी नदी इनमें से फेमस है? ऑप्शन आर ए इंडस रिवर, बी सतलज रिवर, सी ब्रह्मपुत्रा रिवर या डी झंस्कर रिवर। तो आपको बताना है इनके आंसर्स। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आगे देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ हैज SCO एज अ ग्रुप फेल्ड इन डीपनिंग द रीजनल कोऑपरेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। किस तरीके से SCO जो है अपने रीजनल कोऑपरेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव था उसमें और बाकी ऑब्जेक्टिव्स में फेल किया है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रुप, SCO के लिए बाकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आज जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल हम देखेंगे उसमें इसी चीज की हम बात करेंगे। आप लोग लिखिएगा, उसका कंटेंट आपको मैं थोड़ा सा प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से। बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया है सी राजा मोहन का, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो आपको बताना है क्या, हाउ हैज SCO एज अ ग्रुप फेल्ड टू डीपन द रीजनल कोऑपरेशन एंड इट्स अदर ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रुप, इस ग्रुप की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस ग्रुप के लिए। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल अटेम्प्ट दिस मेंस क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में जरूर आप पॉइंट्स दीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग पहले अब आंसर्स में आपको बता देता हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आज के उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं, बट आप अटेम्प्ट अपनी तरफ से जरूर कर लीजिए, है ना। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर योर बेनिफिट ओनली। मैं आपके बेनिफिट के लिए बोलता हूं, आप अटेम्प्ट जरूर किया करिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो आंसर होगा बी पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिसका 40% यानी 40.27% का वेटेज है। इसके अलावा हम अगर बात करें कोल की तो 10.33, क्रूड ऑयल की तो 8.98, नेचुरल गैस 6.88, पेट्रोलियम रिफाइनरी 28.04 ओवरऑल है। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। वैसे 8 कोर इंडस्ट्रीज का अगर वेटेज देखा जाए तो 40.27 है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी का है 28.04%, ठीक है ना। 28.04% है, याद रखिएगा 28.04। फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 19.85, है ना, इस 40% वाले में। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए थे, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, याद रखिएगा। पहला जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है वो इसका पब्लिकेशन है, और दूसरा जो है कि जो IEA की मेंबरशिप की कंडीशन ये है कि वो आपको OECD का मेंबर होना ज़रूरी है, तो वो भी कंडीशन सही है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था फेमस फॉर फ्रोजन रिवर ट्रैक, तो उसका आंसर है झंस्कर रिवर, डी विल बी द आंसर फॉर दैट। अब हम मूव करते हैं PIB के न्यूज़ आइटम्स ले आते हैं। PIB और दूसरी वेबसाइट्स के जो न्यूज़ आइटम्स है फैक्चुअल प्रीलिम्स के हिसाब से, वो मैं लेकर के आता हूँ। पहली जो न्यूज़ है वो है थमीराबरानी सिविलाइजेशन। थमीराबरानी सिविलाइजेशन या थमीराबरानी सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप
कुछ चीज़ें मिली हैं जिनकी कार्बन डेटिंग करने से ये पता चला है कि ये 3200 साल यानी 3200 ईयर्स पुरानी चीज़ें हैं। कार्बन डेटिंग के द्वारा मिली है। एक रिवर थी बहुत पुरानी, थमीराबरानी रिवर एक्चुअली में, जो पोथी गई हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट्स में है वहाँ से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, पोथी गई हिल्स वेस्टर्न घाट्स में है, वहाँ से थमीराबरानी रिवर स्टार्ट होती है। पहली चीज़ तो हमको ये पता नहीं कि थमीराबरानी सिविलाइजेशन तो हम बोल रहे हैं। देखो पहले क्या होता था कि सिविलाइजेशंस का जो नाम रहता था वो हमेशा नदियों के ऊपर रहता था, जो नदी उसको सस्टेन करती है। फॉर एग्जांपल हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, है ना, तो ये सब रिवर्स हैं एक्चुअली में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर की बात करते हैं, ठीक है। तो थमीराबरानी रिवर सिविलाइजेशन जो है वो थमीराबरानी रिवर में सस्टेन होती थी। और ये थमीराबरानी रिवर जो है कहाँ से स्टार्ट होती थी? पोथी गई हिल्स, वेस्टर्न घाट्स में पोथी गई हिल्स नाम की जगह है, वहाँ से ये फ्लो करती थी तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में। एंड फिर लास्ट में ये एम्प्टी होती थी कोरकाई में, गल्फ ऑफ मन्नार, कोरकाई गल्फ ऑफ मन्नार वाली रीजन में। तो ये जो रिवर थी ये सस्टेन करती थी थमीराबरानी सिविलाइजेशन को। और कार्बन डेटिंग एनालिसिस हुआ है ऑफ राइस विद सॉइल फाउंड इन अ ब्यूरियल अर्न एट शिवाकलाई, थूथुकुडी में ही शिवाकलाई नाम की जगह पे एक अर्न मिला है। वहां पर क्या हुआ है, राइस का सॉइल के साथ जब वो कार्बन डेटिंग किया गया तो उससे पता चला कि 3200 साल पहले यानी कि 1155 बीसी में थमीराबरानी सिविलाइजेशन वाज देयर। 1155 बीसी, 3200 मतलब 1155 बीसी के आसपास की ये सिविलाइजेशन थी। याद रखेगा 1155 बीसी थमीराबरानी सिविलाइजेशन। इस पे क्वेश्चन देखो आ सकता है, मैं बता रहा हूँ अभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी ऐसी चीज़ें थोड़ा टारगेट करता है। तो थमीराबरानी रिवर सिविलाइजेशन याद रखना, रीजन याद रखना, जो नीचे तमिलनाडु वाला रीजन है वो याद रखना, है ना। ये देखो इस डायग्राम में इसमें है ना। तो लास्ट में ये तिरुनेलवेली है, देखो यहाँ पे थमीराबरानी रिवर यहाँ पे थी। तो ये तिरुनेलवेली और ये है थमीराबरानी रिवर, जो कि यहाँ पे फिर गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में जाकर के मिल जाता है, ठीक है ना। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो थमीराबरानी रिवर का मैंने आपको बताया कि इसको पोरुनई भी कहते हैं और इट्स अ पेरिनियल रिवर जो कि ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? अगस्त्यारकूडम पीक। अगस्त्यारकूडम पीक है पोथी गई हिल्स का वेस्टर्न घाट्स में, वहां पर ये राइज होती है। अगस्त्यारकूडम पीक जो है पोथी गई हिल्स का वेस्टर्न घाट्स में, वहां पे ये राइज होती है। एंड तिरुनेलवेली थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ये भी याद रखेगा। इट वॉज कॉल्ड द ताम्रपर्णी रिवर, पहले इसको ताम्रपर्णी रिवर कहते थे, याद रखेगा। एंड द ओल्ड तमिल नेम ऑफ द रिवर इज पोरुनई, इसका दूसरा नाम पोरुनई भी है, पोरुनई भी इसको बोलते हैं, तमिल नाम इसको पोरुनई भी है, याद रखेगा। एंड संगम लिटरेचर में इसके बारे में मेंशन भी मिलता है। संगम लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो पोरुनई का, ताम्रपर्णी का या तमीराबरनी या इन नदियों का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ होली रिवर इन संस्कृत लिटरेचर लाइक पुराणाज, महाभारत एंड रामायणा। एंड ये उनमें भी मेंशन्ड है और संगम लिटरेचर में तो ऑब्वियस सी बात है मेंशन्ड है ही, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जो पीआईबी की ही न्यूज़ है वो है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग टू बी हेल्ड अलोंगसाइड द डिफेंस एक्सपो। तो अब ये चीज़ डिसाइड की गवर्नमेंट ने कि जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग वो हर डिफेंस एक्सपो के साथ किया जाएगा। याद रखिएगा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है वो हर डिफेंस एक्सपो के साथ किया जाएगा। तो इंडिया अफ्रीका जो है काफ़ी क्लोज रिलेशन आपको पता है कि हम शेयर करते हैं। एंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन जो है वो 2 गाइडिंग प्रिंसिपल से चल रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा पीआईबी का ही न्यूज़ है, कल का अगर आप देखेंगे तो इट्स अ पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस। तो ये जो 2 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन के वो हैं बेस्ड ऑन सागर। पहला तो सागर प्रिंसिपल है यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल। वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल बोलता है वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली बोलता है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर एंड दूसरा वसुधैव कुटुंबकम। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये वसुधैव कुटुंबकम जो लिया गया है ना, वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये महाउपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। कई बार यूपीएससी ने पूछा, सत्यमेव जयते पूछा था यूपीएससी ने, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया था वो मुंडक उपनिषद से लिया गया, दैट वाज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। बट ये जो टर्म वसुधैव कुटुंबकम है ये महाउपनिषद से लिया गया है। द टर्म वसुधैव कुटुंबकम इज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको ये पता होना चाहिए।
और कुछ बात कर लेते हैं। जो पहला इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हुआ था ना, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पहला जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2020 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा फैक्ट, इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और तब जब ये हुआ था तब लखनऊ डिक्लेरेशन आया था, लखनऊ डिक्लेरेशन आया था तब, याद रखिएगा दैट टाइम लखनऊ डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। तीसरी न्यूज़ हम पीआईबी की डिस्कस करेंगे, और कल आप पढ़ भी सकते हैं, कल की पीआईबी स्वामित्व स्कीम के बारे में आया था। स्वामित्व स्कीम, तो क्या है ये स्वामित्व स्कीम? इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अब ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑन नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट की गई थी विद अ रिजॉल्व। क्या कसम खाई थी इन्होंने? टू इनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जो पट्टा बोलते हैं ना, पट्टा, रिकॉर्ड ऑफ राइट। आप अगर जो गाँव के लोग होंगे उनको पता होगा ये टर्म पट्टा होता है। पट्टा क्या बताता है कि आपकी ज़मीन में, किस ज़मीन में कितना अधिकार है। आपने टर्म सुना होगा, खसरा नाम सुना होगा, या खतौनी नाम सुना होगा, या आपने सुना होगा कि कई बार आपने अपने गांव में आपने पटवारी शब्द सुना होगा, जो कि आपके लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो आपका जो लैंड रिकॉर्ड होता है ना, वो वही होता है जिसमें आपका बताया रहता है कि कौन से नंबर की ज़मीन है। हर ज़मीन का जो टुकड़ा कटता है उसका एक नंबर होता है, प्रॉपर नंबर होता है, उसका एक एरिया होता है कि 1 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का है। और आपका वो एरिया अगर आपका है तो वो नंबर आपके नाम पे चढ़ा होगा कि इस नंबर का ओनर जो है वो ये है। तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ना, ये हर घर को मिल पाए, ये स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। अब यहाँ पर बेसिकली स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, जो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि अगर लैंड रिकॉर्ड्स की टर्मिनोलॉजी हम देखें तो उसमें जो इनहैबिटेड एरिया होता है उसको आबादी बोलते हैं। जो इनहैबिटेड लोग रहते हैं ना जहाँ पे, उसको आबादी लैंड बोलते हैं। तो आबादी लैंड मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो जो भी आबादी लैंड है उसको प्रॉपरली डिमार्केट किया जाए। स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत जितने भी ओनर्स हैं उनको उनका पट्टा मिला रहे, यानी कि लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उनके पास रहे। एंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इस स्कीम के, जैसे कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको कम करना है, विलेज लेवल की प्लानिंग को इंप्रूव करना है, ठीक है ना। तो ग्राम स्वराज की तरफ मूव करना है, कुल मिलाकर के ग्राम स्वराज की तरफ मूव करना है। इसको आप एक शब्द में लिखना चाहे तो ग्राम स्वराज आप बोल सकते हैं। तो स्वामित्व स्कीम वाज दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस स्वामित्व स्कीम एज वेल। ये पीआईबी का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हम मूव करते हैं द हिंदू की बाकी न्यूज एनालिसिस में। आगे जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज की, इंडिया यूएस टू टाई अप ऑन ग्रीन एनर्जी। अब इंडिया यूएस जो है दे आर कोलैबोरेटिंग टू वर्क टुवर्ड्स इंस्टॉलिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। अब आप सबको पता होगा कि पहले हमारा जो टारगेट था वो 2022 यानी 2022 तक था 175 गीगावाट। अब हमने उस टारगेट को बढ़ा दिया है, बोल दिया कि 2030 तक हम करेंगे 450 गीगावाट। तो 450 गीगावाट बाय 2030 दिस इज द टारगेट। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम किसकी जरूरत ले रहे हैं, किसकी मदद ले रहे हैं? हम मदद ले रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की मदद ले रहे हैं। अब अभी जो हमारी करेंटली इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 476 गीगावाट बाय 2122 एंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज एटलीस्ट 817 गीगावाट बाय 2030। हमारी जो ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 476 गीगावाट है 2021-22 तक, उसको बढ़ा करके हम 817 गीगावाट करेंगे बाय 2030, है ना। और उसमें से जो हमारा रिन्यूएबल वाला पार्ट है वो 450 हम करने की सोच रहे हैं। वी आर व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ दैट, है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि एक नाम लॉन्च हुआ है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, CAFMD। अगर आपसे कोई पूछे कि CAFMD क्या है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग बोलते हैं, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन ट्रैक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजेंडा 2030। तो यूएस और इंडिया का जो एजेंडा 2030 उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जिसके अंतर्गत हम कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप कर सकें इंडिया में। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अगली जो न्यूज़ हम हिंदू से डिस्कस करेंगे वो है ब्रेविंग ऑल ऑड्स फॉर अ ट्रैक टू सियाचिन। अब आप सबको पता होगा कि 8 लोगों की टीम थी जो डिसेबिलिटी से घिरे हुए थे। ऐसे 8 लोगों की टीम थी हु हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज टू स्केल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वहाँ पे जाने का रिकॉर्ड बनाया है फ्रॉम द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज जिन्होंने स्केल किया है सियाचिन ग्लेशियर को। दे हैव स्केल्ड द कुमार पोस्ट। अब याद रखिएगा कौन सा पोस्ट इन्होंने स्केल किया है, कुमार पोस्ट, जो कि 15,632 फीट पे है। 15,632 फीट पे है कुमार पोस्ट, वहां इन्होंने ट्रैक किया है। एंड ये लीड कर रहे थे, कौन सी टीम लीड करी थी, तो टीम क्लॉ ग्लोबल, याद रखिएगा, लेड बाय टीम क्लॉ ग्लोबल विच इज अ स्पेशल टीम ऑफ स्पेशल फोर्स वेटरन्स ओनली। तो फोर्स वेटरन्स की टीम है टीम क्लॉ ग्लोबल, उनके द्वारा ये लीड किए गए थे। एंड 8 लोगों की टीम थी जिसने अभी ट्रैक किया है सियाचिन ग्लेशियर का कुमार पोस्ट। 15,632 फीट पे है। इसका जो नाम इन्होंने रखा था वो रखा था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, याद रखेगा, द नेम गिवन वाज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये भी याद रखेगा। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसका नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टीम क्लॉ ग्लोबल का याद रखिएगा, जो कि जनवरी 2019 में ही बनी है, याद रखिएगा। ये टीम क्लॉ ग्लोबल जो है जनवरी 2019 में ही बनी है। एंड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये नाम इसका रखा गया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। क्लाइमेट चेंज कुड कॉज 216 मिलियन टू माइग्रेट। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने माइग्रेशन के बारे में बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण 200 मिलियन लोग जो हो सकते हैं अपना घर छोड़ दें अगले 3 डिकेड्स के अंदर। मतलब 30 सालों में 200 मिलियन लोग जो है हो सकता है वो माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन हॉटस्पॉट्स का नाम भी लिया गया है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट कौन सी है, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, याद रखिएगा, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की गई है। ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट नाम इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, याद रखिएगा। किसने पब्लिश किया, वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, है ना। एंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर स्किर्सिटी हो सकती है, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, सी लेवल राइज कर जाएगा। एंड ये कुछ रीजंस है जिन कारण से लोग माइग्रेट करेंगे। एंड 2050 तक, अगर 2050 तक का सिनेरियो देखें तो बहुत ही ज़्यादा भयावह होने वाला है। बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा कुछ कंट्रीज़ में, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे नाम लिया गया है रीजन्स का, लैटिन अमेरिका है, नॉर्थ अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका है, ईस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है एंड द पैसिफिक। दीज आर द रीजन्स जहाँ पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा और माइग्रेशन जहाँ से काफ़ी ज़्यादा होगा। मोस्ट वल्नरेबल अगर हम बात करें तो सब सहारन अफ्रीका की बात की गई है। मोस्ट वल्नरेबल ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट में सब सहारन अफ्रीका को बताया गया है। एंड डेजर्टिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है उस रीजन में, कोस्ट लाइन भी काफ़ी फ्रेजाइल है एंड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे अधिक नुकसान जो होगा वो एग्रीकल्चर को होगा क्लाइमेट चेंज के कारण। इस कारण से 86 मिलियन पीपल विल बी मूविंग विद इन द नेशनल बॉर्डर्स। 86 मिलियन पीपल विल बी मूविंग विद इन द बॉर्डर्स। नॉर्थ अफ्रीका जो है वहाँ पे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ क्लाइमेट माइग्रेंट्स होंगे। एंड ट्यूनीशिया वाला रीजन हो गया, मोरक्को वाला रीजन हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज है जहां पे स्पेसिफिक प्रेशर रहेगा। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश विल बी अफेक्टेड बाय फ्लडिंग एंड क्रॉप फेलियर्स। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो सबसे अधिक जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बांग्लादेश वाले रीजन पे पड़ेगा, जहां पे फ्लडिंग भी होगी और क्रॉप फेलियर का भी इशू रहेगा। दैट विल वर्सन द सिचुएशन। तो दिस इज द ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज है वो HRC चीफ कॉल्स फॉर क्लोज अटेंशन ऑन श्रीलंका। अब श्रीलंका में आप सबको पता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई है, तो आप सबको पता होना चाहिए, मैंने कल भी पहले भी बताया था, इकोनॉमिक इमरजेंसी किस कंट्री में इस समय, वो श्रीलंका में है। अब ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है ये लोगों के लिए जी का जंजाल ना बन जाए, इस कारण से HRC यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा है कि भैया नजर रखो इनके ऊपर। तो HRC के बारे में थोड़ा बता दूं। HRC जो है आपका वो 47 स्टेट मेंबर काउंसिल है विच इज देयर फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने के लिए वो बेसिकली एचआरसी काउंसिल बनाई गई, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। अब एचआरसी जो है वो बनी कब थी? 2006 में बनी थी। इट वाज फॉर्म्ड इन ऑन 15 मार्च 2006 ऑन रेजोल्यूशन 60/251, ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन 60/251 था, मार्च 15 2006 को ये बनी थी। एंड इसका पहला सेशन 19 से 30 जून 2006 में रखा गया था। एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज टू गाइड द वर्क टू सेट अप द प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म्स, ये सारे काम बेसिकली एचआरसी करता है। 47 मेंबर काउंसिल, याद रखिएगा, रीजन वाइज मेंबर रहते हैं इसमें। 47 मेंबर्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये रीजन वाइज रहते हैं, ठीक है ना। एशिया पैसिफिक को छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर द एशिया पैसिफिक कंटेस्ट, है ना, याद रखिएगा। एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सीट जो एलोकेटेड रहती है वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे रहती है, जियोग्राफिकल बेसिस के रिप्रेजेंटेशन पे रहती है। इजरायली फर्म अनवेल्स आर्म्ड रोबोट टू पेट्रोल बॉर्डर्स, तो आप देख सकते हैं ये आर्म्ड रोबोट अनमैन्ड व्हीकल जिसका नाम है रेक्स MK2, याद रखिएगा, रेक्स MK2 इसका नाम रखा गया है। इट विल बी पेट्रोलिंग द बॉर्डर्स नाउ इन द इजराइल, इजराइल वाले रीजन में यही बॉर्डर्स को पेट्रोल करेगा, याद रखिएगा। 4 व्हील ड्राइव रोबोट है, डेवलप्ड बाय द इजरायली स्टेट ओन्ड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसका नाम है रेक्स MK2, द नेम गिवन इज रेक्स MK2, याद रखिएगा इसको भी। एंड व्हाट थिंग्स इट कैन डू, इट कैन गैदर द इंटेलिजेंस फॉर ग्राउंड ट्रूप्स, इट कैन कैरी द इंजर्ड सोल्जर्स एंड इट कैन सप्लाई इन एंड आउट बैटल स्ट्राइक नियर बाय टारगेट्स, ये सारे काम ये कर सकता है। स्ट्राइक भी कर सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट चीज करनी है वो भी कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है, ग्राउंड ट्रूप्स की मदद कर सकता है, जो इंजर्ड है उनको कैरी कर सकता है। दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन बाय दिस व्हीकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे दानिल मेडवेडेव हैज वॉन द US ओपन, जोकोविक का जो ग्रैंड स्लैम ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाया एंड ही वाज क्राइंग लाइक हेल। कल आपने देखा होगा अगर ये मैच, दैट वाज अ मतलब ये ब्रिलियंट, दैट वाज अ ब्रिलियंट मैच, है ना। आप देखेंगे 2 घंटे 15 मिनट, मेदवेदेव क्लिनिकल फिनिश 6-4 6-4 6-4 से हराया तीनों सेट, है ना, बैक टू बैक। तो दैट वाज अ ग्रेट मैच इफ यू अबाउट, काफ़ी ग्रेशियस विनर है दानिल मेदवेदेव, सो दैट वाज द थिंग। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में द हिंदू के। तो आज का जो लीड एडिटोरियल है हिंदू में वो लिखा गया है बाय कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी क्यों मेरे तो मुझे बहुत मेरे बहुत करीब है, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन CBSE क्लास 8, 9, 10th, जब उस समय मैं पढ़ रहा था तो कृष्ण कुमार जी वाज द NCERT डायरेक्टर। सो NCERT की किताबों में इनका नाम आता था, फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क या फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम द डायरेक्टर करके जब आता था उसमें कृष्ण कुमार जी का मैसेज आता था। तो दैट वाज आई लर्नड हिज नेम दैट टाइम, उनके वो पढ़ता था, दैट वाज वेरी गुड। So he has written this article returning to school 17 months later। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आर्टिकल स्टार्ट किया है ऑथर ने, तो वो स्टार्ट किया है फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स, 2 तरीके के टीचर्स बताए हैं। टाइप 1, सबसे पहले टाइप के जो टीचर होते हैं वो टीचर होते हैं जो सिलेबस से स्टिक करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, उनको मतलब है उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ टीचर इज़ दैट जो कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने अभी 17 महीने से स्कूलें बंद थी, वो कुछ पढ़ा रहे थे, तो ये जो टीचर्स होते हैं ये बोलते हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, है ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। ये वो टीचर रहते हैं जो ये एटीट्यूड अपनाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, अब हम ये खटाखट पढ़ते हैं, बाकी इनको मतलब नहीं रहता है कि बाहर क्या हो रहा है ना। 10 दिन के बाद अगर कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ तो भी आएंगे तो यही करेंगे कि 10 दिन पहले हम यहाँ थे, चलो अब आगे मूव करते हैं। ये नहीं जानने की कोशिश करते कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है या कोई इम्पैक्ट, क्या उनके पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा जो इवेंट हुए आउटसाइड इवेंट्स का, तो ये वो जानने की कोशिश नहीं करते। वो बच्चों के इमोशनल एस्पेक्ट से खुद को दूर रखते हैं, दे कीप डिस्टेंट फ्रॉम द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रंस, है ना, दैट इज द थिंग। दूसरे टाइप के टीचर वो होते हैं जो आपसे पूछते हैं, जो बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्यों आप इतने डल हो या क्यों आप इस तरीके से कर रहे हो, तो दे आर हिटिंग द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल। तो दूसरे टाइप का टीचर जो होता है उसको सिलेबस से इतना मतलब नहीं होता कि हाँ सिलेबस पूरा करना है, एक उनके दिमाग में ये जरूर रहता है कि सिलेबस कराना है, बट इन बिटवीन दैट सिलेबस दे ऑल्सो वॉन्ट दैट कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स का वो भी अच्छा रहे। तो ऑथर ने कहा है कि ऐसे जो टीचर्स होंगे ना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि 17 महीने बाद स्कूल खुलेगा, बच्चों का जो पूरा
कहना चाहिए कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो पूरा रोलर कोस्टर राइड बना हुआ होगा, और ऐसे में उनके इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस के हिसाब से आगे बढ़ना, दैट विल बी अ टफ जॉब टू डू। तो ये दो टाइप के टीचर्स की बात ऑथर ने पहले की है। अब ऑथर ने बोला कि जो लॉस है, मेजर जो लॉस हुआ है बच्चों को, वो है लर्निंग लॉस। दैट इज अ लर्निंग लॉस। आप सबको पता होगा, पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे बच्चों जो चीज़ उन्होंने सीखी होगी वो भूल गए होंगे, मतलब ऑलरेडी लर्नड जो चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का जो रिटेन करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं रहती है ना, इतनी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है, इतनी एक्टिविटीज़ वो करते हैं दिन भर में कि रिटेन करने की कैपेसिटी इतनी रहती नहीं है। बार बार वो चीज़ अगर रिवाइज ना हो तो ऐसे में जो ये लर्निंग लॉस है ना, दैट इज द बिगेस्ट लॉस दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। कोविड के कारण जो ये लॉस रहेगा, ये लर्निंग लॉस रहेगा। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 17 महीने से जिन्होंने, मतलब कहना चाहिए, बुक्स या उससे रिलेटेड कोई टर्म नहीं सुना, क्योंकि एक तो स्कूल बंद हो गई, और बहुत सारे इनमें से ऐसे रहे होंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन को रेफर नहीं कर पाए होंगे, जो घर के कामों में लग गए होंगे, जो इस तरीके से लेबर वर्क में लग गए होंगे, जो मिड डे मील के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे। अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, घर जाके वो किताबें पढ़ें, या अगर 17 महीने तक स्कूल नहीं लग रही तो वो ये करें, वो अलग अलग घर के कामों में लग गए होंगे या खेलने लगे होंगे। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनका लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, है ना। अब यहाँ पे एक और इशू ऑथर ने बताया, वो है प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑथर ने कहा है कि देखो, इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें उनके इथोस में ये चीज़ आ चुकी है, इथोस के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि आपके बच्चे को 95 या 98% लेकर के ही आना है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को 95-98% लाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। इन इंडिया इट हैज़ कम इनटू द इथोस, ये खून में मिल चुका है हमारे। अगर हमारा बच्चा 95-98% नहीं ला रहा है तो किसी काम का नहीं है ना, तो उसको हम 100 बातें सुनाएंगे। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर परफॉर्म करने का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑथर ने इसमें ये कहा है कि अब जो स्कूलें 17 महीने बाद खुली हैं, बट वो प्रेशर वहीं रहेगा, है ना। अभी भी माँ बाप तो एक्सपेक्ट वही कर रहे होंगे, जो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है वो तो 95-98 वाली ही है, आगे भी आगे। बट ऐसे समय में तो ये प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, कोविड के कारण लॉस ऑलरेडी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब बच्चों के फ्यूचर को शेप करने का काम करेंगी, ऑथर ने ये कहा है। इसके अलावा ऑथर ने इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन भी, ऑनलाइन एजुकेशन का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में बात की। जैसे कि सबसे पहला इम्पैक्ट ऑनलाइन एजुकेशन का ये पड़ा है कि ये एडिक्टिव नेचर आपके अंदर ला देता है। जैसे देखो, अब कोई बच्चा 4 घंटे या 5 घंटे मोबाइल चला रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे, ठीक है ना, भले वो मोबाइल चला रहा है, आईपैड चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, लेकिन उसका एक एडिक्शन उस गैजेट की तरफ होगा, है ना, गैजेट्स की तरफ वो मूव करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। कि यार उसके लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी चीज़ है कि यार ये किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, ये किस तरीके से वीडियो कॉलिंग हो रही है। तो वीडियो कॉलिंग एक मात्र एक स्टार्ट है, डोमिनो इफेक्ट उसके बाद स्टार्ट होता है। वीडियो कॉलिंग से गूगल से ये, गूगल से वो, फिर धीरे धीरे आप उसमें इमर्स हो जाते हो। तो एक एडिक्टिव नेचर जो है वो स्टार्ट करता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि एक एडिक्टिव नेचर आ जाता है आपके अंदर। दूसरी चीज़ ऑथर ने बोली कि है ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो रीच बहुत लिमिटेड है। एक और दूसरा इंपैक्ट ये कि इनकी रीच बहुत लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? अपन वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया वाली बात, अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिनके पास ना लैपटॉप होगा, ना आईपैड होगा, ना आईफोन होगा, ना उनके पास कोई ऐसा मोबाइल होगा, है ना। तो ये बच्चे जो है, अगर मोबाइल हो भी जाए तो इंटरनेट नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो इसको रेफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन की जो रीच है वो थोड़ा लिमिटेड रीच है। फिर तीसरा पॉइंट ऑथर ने कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वैल्यू भी थोड़ा कम है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन में डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो लोग रिटेन करते हैं, रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है, कंसंट्रेशन स्पैन होता है, बहुत कम होता है, और वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में जो डिस्ट्रैक्शन जो है ऑनलाइन एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके घर में बातचीत चल रही है, आप अपने घर में बैठे हो, कुछ अगल बगल हो रहा है ना, कुत्ता खेल रहा है आपका, तो आप उसको देख रहे हो। स्कूल्स के अंदर का ये प्रॉब्लम नहीं रहती। स्कूल के अंदर का टीचर आपके सामने रहता है, वो पनिश भी करता है, ये करता है, आपके अंदर एक डर रहता है, आप शांत रहते हो। बट आपको पता है कि स्कूल मतलब ऑनलाइन में वो लैपटॉप से तो बाहर नहीं निकल आएगा, वो आपको डांटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और बच्चे ऐसे में ढीठ बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस कारण से मतलब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एंड द वैल्यू विच ऑनलाइन एजुकेशन गिव्स इज़ वेरी लेस। अब ऑथर ने क्या कहा है कि क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो ऑथर ने कही है वो ये कही है कि भैया फोकस ऑन आर्ट्स,
फोकस ऑन म्यूजिक, फोकस ऑन स्पोर्ट्स। ऑथर ने कहा है कि आप थोड़ा आर्ट्स, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स में फोकस करें, बच्चों को पहले उस रूटीन में ढालें, है ना। रूटीन में ढालने में ये बहुत काम आएंगे ये सब्जेक्ट्स। और ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है, आर्ट होता है, स्पोर्ट्स होता है, ये क्या कहता है, बहुत नरिशिंग होता है एंड बहुत रिफ्रेशिंग होता है। इट इज़ वेरी नरिशिंग एज वेल एज इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। तो इफ़ यू कैन डू दिस, दैट इज़ द फर्स्ट सजेशन। दूसरा सजेशन जो ऑथर ने दिया है वो ये दिया है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट वाली अप्रोच आपको छोड़नी पड़ेगी, है ना। क्यों आपको छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे 17 महीने पहले कंसेप्ट के साथ वेल वर्स्ड हों। आपको कुछ चीज़ें रिवाइज भी करानी पड़ेंगी, आपको कुछ चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी, आपको कुछ ज़्यादा समय देना पड़ेगा बच्चों को, और बच्चों की मनोस्थिति यानी बच्चों का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अपनी प्रायोरिटी आपने सेट कर ली है। आपको प्रायोरिटी वहां पे बच्चे को देनी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटी वहां पे बच्चे के माइंडसेट को देनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। सो दैट इज द फर्स्ट आर्टिकल विच वी डिस्कस्ड। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे मणिपुर अ केस फॉर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। अब यहाँ पे वही वाली बात है, मैंने बताया आपको, आर्टिकल 370 जो था उसको शट डाउन कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था। वहीं आर्टिकल 371 जो है अलग अलग स्टेट्स को थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं, थोड़ा अलग पावर देते हैं। जैसे आर्टिकल 371A जो है नागाज को पावर दे रहा है, आर्टिकल 371C जो है मणिपुर हिल एरिया कमेटी, ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चरल डेवलपमेंट को देता है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे ये किया, ये जो टर्म यूज किया है ना वो किया एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, यानी कि कुछ स्टेट्स को आपने थोड़ा सा ज्यादा पावर दे दी है, कुछ स्टेट्स को आपने थोड़ा सा ज्यादा पावर दे दी, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। जो टर्म यूज किया ऑथर ने यहाँ पे, मैं बस आपको ये टर्म बताना चाहता था और लिटरली इस आर्टिकल में मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता। दूसरी चीज जो मैं आपको इस आर्टिकल में बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो आइडिया प्रपोज किया गया था वो गोपीनाथ बारडोलोई कमेटी द्वारा प्रपोज किया गया था, विच वाज अ सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। याद रखिएगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो आइडिया प्रपोज किया गया था वो गोपीनाथ बोर्डोलोई कमेटी द्वारा किया गया था। और गोपीनाथ बोर्डोलोई कमेटी जो थी वो एक सब कमेटी थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि ये चाहती थी कि जो डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है, कल्चर है ट्राइबल ग्रुप्स के, उनको हम एकोमोडेट करें, एसिमिलेट ना करें, अकोमोडेट करें एंड उनको सेल्फ रूल प्रोवाइड कराएं। ठीक है ना। तो दो फिलॉसफीज हैं, एक है अकोमोडेटिव फिलॉसफी, अकोमोडेटिव जो गोपीनाथ बोर्डोलोई कमेटी में है, वहीं दूसरी आपको एक और मिलेगी कुलाधार चालिहा की जो वो था वो इंटीग्रेशनिस्ट या एसिमिलेशन वाली फिलॉसफी थी। तो दोनों, एक एकोमोडेटिव है, एक कुलाधार चालिहा की इंटीग्रेशनिस्ट या एसिमिलेटरी है। बट एसिमिलेटरी में ट्राइबल्स जो है अपना ओरिजिनल वो खो देते, ओरिजिनल शीन जो है उनकी वो खो देते, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम द हिंदू। थोड़ा सा हम इंडियन एक्सप्रेस की तरफ मूव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में हम आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें कुछ सेम हैं जो हमने डिस्कस की हैं, है ना। जो अलग न्यूज़ आइटम्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम बात करेंगे बायो डिकम्पोजर की। तो यहाँ पे पूसा इंस्टीट्यूट, आपको पता हो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, जिसने कि एक बायो डिकम्पोजर बनाया। याद रखिएगा, पूसा बायो डिकम्पोजर। अगर आपसे पूछे कि ये किसके लिए क्रिएट किया गया, तो पूसा बायो डिकम्पोजर जो है वो क्रिएट किया गया है फॉर रिड्यूसिंग द स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग को खत्म करने के लिए यूज किया गया है बायो डिकम्पोजर टेक्निक। अब पूसा बायो डिकम्पोजर टेक्निक के अंतर्गत होता क्या है, इसमें होता यह है कि कुछ टैबलेट्स बनाई गई हैं, ठीक है ना। दे हैव क्रिएटेड सम टैबलेट्स, और इनका यूज जब आप करेंगे तो ये जो डिकम्पोजर रहेगा, इट्स अ फंजाई बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन, सॉरी इट्स अ फंजाई बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन एंड इट कैन सॉफ्टन द हार्ड स्टबल को ये सॉफ्टन कर देता है टू द एक्सटेंट दैट इट कैन बी इजीली मिक्स्ड विद सॉइल इन द फील्ड सो दैट एक्ट एज अ कंपोस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये लिक्विड बना दिया, फंजाई बेस्ड लिक्विड है। अब ये फंजाई बेस्ड लिक्विड में जैसे ही आपने स्टबल डाला तो उसको हार्ड से सॉफ्ट कर देगा और आपको ये उस फॉर्म में दे देगा ये मिक्सचर कि आप इजीली उसको सॉइल के साथ मिक्स कर सकते हो और सॉइल में ये कंपोस्ट की जैसे काम करेगा, ठीक है ना।
एंड 7 स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई आर पैक्ड इनटू 4 कैप्सूल्स। तो 4 कैप्सूल्स के अंतर्गत ये जो स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई है इनको मिक्स किया जाता है एंड इट कॉस्ट अबाउट 20 रुपीज़ पर पैक ऑफ 4। 4 के लिए आपको 20 रुपये लगेंगे, है ना। और इसको मिक्स करके आप 25 लीटर तक का वाटर मिक्स कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी। एंड इसमें 150 ग्राम जैगरी मिला दो, 50 ग्राम फ्लोर मिला दो और बायोडिकम्पोजर आपका तैयार हो जाएगा। तो मतलब जो मैंने कहा था वो सही कहा था, टैबलेट्स के फॉर्म में रहता है। फिर उसमें 25 लीटर पानी, 150 ग्राम जैगरी और 50 ग्राम उसमें ग्राम फ्लोर आपको मिलाना है टू क्रिएट द बायो डिकम्पोजर, है ना। ये एक सोल्यूशन है जो कि यूज किया जा सकता है फॉर द स्टेबल बर्निंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अफगानिस्तान ऑन एजेंडा, जयशंकर सेट टू विजिट ताजिकिस्तान फॉर एससीओ मीट। अब एससीओ की मीटिंग के लिए ताजिकिस्तान उसकी कैपिटल दुशानबे मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं एस जयशंकर जी दुशानबे विच इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, और एससीओ का मीटिंग है। तो थोड़ा सा एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस याद रखेगा। 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। शंघाई 5 को सक्सीड करता है शंघाई 5 को सक्सीड करता है ये एससीओ। पहले शंघाई 5 बना था और शंघाई 5 के बाद ये बना। इसका जो सेक्रेटेरिएट है यानी कि हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो वो बीजिंग में है, और इसका जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो रैट्स कहलाता है। द रैट्स RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। 8 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। दीज आर द 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में, और आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो सी राजा मोहन का आर्टिकल है। इसको ये सी राजा मोहन का आर्टिकल है, काफ़ी फेमस राइटर हैं। जब भी ये लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो जैसा द हिंदू में सुहासिनी हैदर का स्टेटर है ना, उससे काफ़ी बड़ा स्टेटर है। राजा मोहन का स्टेटर उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल जो ऑथर ने बोला है इसमें उन्होंने ये कहा कि शंघाई जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ जो है, इट हैज़ नॉट डीपेंड द रीजनलिज्म इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में रीजनलिज्म को डीपेंड करने में ये फेल रहा है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो 2 डिकेड यानी कि 9/11 के बाद ही लगभग इसका फॉर्मेशन हुआ था, उसके साथ ही हुआ था, लगभग 20 साल होने को आ गए हैं। बट एससीओ के जो प्रोमिसेस थे वो आज भी केवल प्रॉमिस ही रह चुके हैं। द प्रोमिसेस ऑफ एससीओ आर स्टिल प्रोमिसेस ओनली। इसके बाद ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि एक एक कंट्री वाइज लेवल पे इन्होंने डील किया है, कि इन्होंने कहा कि एससीओ सार्क से थोड़ा बेटर है। सार्क से बेटर क्यों है? क्योंकि सार्क की तो मीटिंग ही नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सार्क इज नॉट मीटिंग बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं, लेकिन एससीओ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एससीओ में पार्टिसिपेशन थोड़ा एक्टिव है, सार्क में वही पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा लो स्टैंडर्ड पे है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एससीओ के पास है इस समय वो है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एससीओ, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। सारे जो कंट्रीज़ हैं वो रीजनली काफ़ी एसोसिएटेड है तालिबान के साथ। आप इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, चाइना देख लो, आप तजिकिस्तान देख लो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देख लो, ये सारी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है विद द एससीओ कंट्रीज़ अफगानिस्तान, है ना। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश कर पाएँ, या जो इश्यूज़ हैं अफगानिस्तान के अगर उनको हम थोड़ा सा भी कम कर पाएँ तो दैट गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एससीओ। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि भैया आप थोड़ा मेंबरशिप देखो एक एक करके, जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी एक एक मेंबर कंट्रीज़ को देखते हैं। जैसे आप देखो मेंबर कंट्रीज़ में आपको दिखेंगी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज विच आर द मेंबर, ठीक है ना। आप देखो रशिया, चाइना भी इनके मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान के अलावा आप देखो तो ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान खुद एससीओ का ऑब्जर्वर स्टेट है, मतलब कि अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया ये 4 कंट्रीज ऑब्जर्वर्स हैं। अफगानिस्तान मतलब कि ऑब्जर्वर स्टेट में आता है। ईरान अगर देखो तो फुल मेंबरशिप लेने के चक्कर में है। एससीओ हैज़ डायलॉग पार्टनर्स एज वेल। अगर आप देखो तो आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया कॉकेसस रीजन से, है ना, एंड नेपाल, श्रीलंका हो गया फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, कंबोडिया हो गया फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिक्स है, कहना चाहिए ऑथर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एंड बड़ा मिक्स है। और अफगानिस्तान खुद इस मिक्स का पार्ट है चूँकि, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एससीओ के पास
प्रयास कि वो अफगानिस्तान में पीस को इस्टेब्लिश कर पाएँ। अब ऑथर ने कहा कि एक इंपॉर्टेंट कंट्री इस मिक्स से मिस हो रही, वो है तुर्कमेनिस्तान। अब मेरे को एक और नई चीज़ आज ही पता चली, तुर्कमेनिस्तान एक्चुअली तुर्कमेनिस्तान क्यों मेंबर नहीं है इसका रीज़न ये कि तुर्कमेनिस्तान की पॉलिसी है एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी की। तुर्कमेनिस्तान के जो रूलर हैं उनकी पॉलिसी है एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी की, इस कारण से वो किसी भी अलाइनमेंट में किसी भी ग्रुप में नहीं ज्वाइन होते हैं, एनी पॉलिटिकल मिलिट्री या किसी रीजनल ग्रुप में ये ज्वाइन नहीं होते हैं। दे हैव स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी, इस कारण से ये नहीं जुड़ते हैं किसी भी ग्रुप से, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। एंड ऑथर ने यहाँ पे फिर आगे बात की रशिया की। तो रशिया की इन्होंने बात की, जैसे अगर आप बोले कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एससीओ के पहले शंघाई 5 थे, वो थे रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। दीज वर द 5 मेंबर्स। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, दीज वर द 5 मेंबर्स। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि रशिया और चाइना, पहले तो रीजनल कोऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक साथ मतलब डिफेंस को रूल करे। रशिया कहीं ना कहीं उसको अपने हाथ में लेना चाहेगा और चाइना कहीं ना कहीं उसको अपने हाथ में लेना चाहेगा। शायद यही रीजन है कि जितने भी मिलिट्री ग्रुप्स हैं रशिया के, उसमें चाइना मेंबर नहीं है। चाहे आप CSTO देख लो, यानी कि सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, आर्मेनिया है, बेलारूस है और रशिया है, लेकिन इसमें चाइना नहीं है। चाहे आप इसके अलावा आप वो दूसरा ग्रुप भी देख लो, इनका EU ग्रुप देख लो, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का ग्रुप देख लो, तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भी चाइना पार्ट नहीं है। तो ये रीज़न है कि मॉस्को यानी कि रशिया जो है वो चाइना को इन ग्रुप्स का पार्ट नहीं बनाता है। रीज़न इसकी वो चाहते हैं नहीं है कि कोई और कंट्री शेयर करे स्टेज, जो सेंट्रल स्टेज है वो रशिया खुद अकेले के लिए रखना चाहता है। यही रीज़न है कि जो रीजनलिज्म है वो डीप नहीं हो पा रहा है। तुर्कमेनिस्तान का मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने इसका बता दिया। तुर्कमेनिस्तान पार्ट ही नहीं है एससीओ का, ये भी किस तरीके से सेंट्रल एशिया में रीजनलिज्म कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगा अगर तुर्कमेनिस्तान उसका पार्ट ही नहीं रहेगा। वहीं तजाकिस्तान का अगर आप देखो तो तजाकिस्तान जो है वो तालिबानी के साथ उनके फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि पंशीर वैली के फेवर में है वो, है ना। दे आर क्रिटिकल ऑफ तालिबान। मॉस्को, बीजिंग वहीं पर दूसरा एटीट्यूड रखते हैं तालिबान को लेकर के, ठीक है ना। एंड ईरान भी जो था वो शुरुआत में अगर आपने देखा होगा कि ईरान भी थोड़ा सा तालिबान के फेवर में आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर है ना। तो अब ऐसे जब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है ग्रुप, तो ऐसे में एक कॉमन एजेंडा नहीं बन पाता, इसीलिए रीजनलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक प्रॉमिस ही बन के रह चुका है ना। ऑथर ने वही कहा है कि इफेक्टिवनेस अगर आपको देखनी है इस ग्रुप की, तो अब सही टाइम है, एक सही आपको इवेंट मिला है जिसमें आप इफेक्टिवनेस देख सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एससीओ की कि वो एक ग्रुप की तरह काम करे, और ऐसे में अफगानिस्तान को जो उसका एक कहना चाहिए ऑब्जर्वर स्टेट भी है, वहाँ पे पीस को प्रोवाइड करे। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। टेल्को प्लेयर्स ऑब्जेक्ट टू रिवाइज लोकली सोर्स्ड प्रोडक्ट पॉलिसी। एक्चुअली 31 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या बोला, उन्होंने 25 टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी, जिसको उन्होंने कहा कि ये लोकल प्रोडक्ट्स में क्वालिफाई करेंगे, इवन इफ दे आर इंपोर्टेड पार्ट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इवन इफ अगर उनको इंपोर्ट भी किया जा रहा हो फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे में टेल्को जो प्लेयर्स हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के पीछे पड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि भैया ये तो आपने चाइना को एंट्री दे दी, कई जो चाइनीज़ हैं वो एग्रेसिवली अब इंपोर्ट करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद बोल देंगे भैया कि हम इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ऐसे में जो लोकली सोर्स्ड प्लेयर्स थे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, एंड यही कारण है कि वो इसका अपोज कर रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।